डिस्कस करते हैं करंट अफेयर। और आज हम जो है वो 5 अगस्त 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस साथ में ऑल इंडिया रेडियो, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है और हमारा टारगेट रहता है कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करें। इसकी वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, प्लस पीडीएफ फाइल्स की अगर हम बात करें तो वो आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे सवलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो याद रखना ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 2185 मेगावाट का है और ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो कि चेनाब रिवर के ऊपर प्रपोज किया गया है। कहाँ पर? रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि चेनाब रिवर को बनाती है, और हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर को किस नाम से जाना जाता है? पर चंद्रभागा। चंद्रभागा। चंद्रभागा दोनों मिलती है तांडी में। और उसके बाद दांडी में। हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है चेनाब रिवर को? चंद्रभागा। ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में भी थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1944 अलॉन्ग विद आईएमएफ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है वो एक साथ बने हैं 1944 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, वो वॉशिंगटन डीसी में है, यूएस। तो ये भी याद रखना, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में जो है वो दोनों के हेडक्वार्टर है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये इन्होंने डिसाइड किया था इस ट्रीटी के अंदर कि कौन किसका कितना पानी रहे, किसका जो है वो पानी रोकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न रिवर है रावी, ब्यास, सतलुज, इनका जो कंट्रोल है वो भारत के पास रहेगा, और इंडस, झेलम और चेनाब इनका कंट्रोल किसके पास रहेगा? पाकिस्तान के पास रहेगा। मतलब मेनली क्या है कि पानी वह रोकेंगे। अब रावी की अगर हम बात करें तो रावी कहाँ से निकलती है? बारालाचा। और ब्यास? व्यास कुंड। ब्यास कुंड, ठीक है। याद से। नियर रोहतांग पास। सॉरी सर, रावी निकलती है बड़ा बंगाल से। वही मैं बोलने वाला था। हाँ। ठीक है। और सतलुज, मानसरोवर, और ये इंटरनेशनल मानसरोवर रिवर है। राजस्थान। हाँ, जो कि कहाँ पर एंटर करते हैं? हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर में। कौन सी जगह पे? शिपकिला। शिपकी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 70% जो वाटर है ना वो यूज कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है, जो ये इंडस रिवर सिस्टम है इसका, और 30% इंडिया। इस तरह से याद रखना। और ये रिवर सिस्टम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको भी याद कर। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन बन रखा है कि कौन सी नदी, ये जो 5 रिवर्स है ना, इसमें से कौन सी रिवर जो है वो डायरेक्ट जो है वो इंडस को ज्वाइन कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी दैट इज सतलुज। सतलुज ज्वाइन करती है। बट लेकिन वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें ना, तो जैसे हिमाचल प्रदेश को लेकर चलते हैं तो सतलुज सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो दैट इज चेनाब। चेनाब में पानी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारी याद रखना। प्लस सतलुज जो है वो 1809 में जो है वो पंजाब की बाउंड्री भी बनी थी, ईस्टर्न बाउंड्री। और ट्रीटी का नाम क्या था? कौन सी ट्रीटी थी वो? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। 1809। और कौन था इस टाइम पे गवर्नर जनरल? मिंटो वन। मिंटो वन। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन। और दूसरी साइड पे थे महाराजा रंजीत सिंह। और मैंने अभी बताया वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1944। 1944। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1960। 1960। अब एक और याद रखना, 1960 में ट्रीटी साइन हुई, 1961 में बन गया नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना तो हम रशिया को सपोर्ट करेंगे ना तो हम जो है वो यूएस को सपोर्ट करेंगे। यानी कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे नाम बना था नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसमें भारत ने ये बनाया था, भारत के साथ और भी इसमें कंट्रीज थी लाइक इंडोनेशिया। तो इन्होंने जो है वो 1961 में ऑफिशियली जो है वो नाम बना दिया था नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, याद रह जाएगा। और ये ट्रिब्यूटरीज है, याद कर सकते हैं इंडस की। जैसे सेओंग को लेकर एक बार क्वेश्चन बन रखा है, तो सेओंग जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। और गिलगिट वगैरह को लेकर भी क्वेश्चन आता है। गिलगिट यहाँ से देखो इस तरह से ज्वाइन करती है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं अक्साई चीन। ठीक है, याद रखना, ये चाइना के कंट्रोल में। और यहाँ पे एक हाईएस्ट बैटलफील्ड आती है जिसका नाम है
शाइचिन ग्लेशियर। शाइचिन ग्लेशियर जो है वो 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत किया था, उसके बाद से हमारे कंट्रोल में है शाइचिन ग्लेशियर। और इधर वाली साइड पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पर इधर वाली साइड चाइना के साथ आती है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट लेकिन जो बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री आती है उसका नाम है रेड क्लिफी, और जो चाइना और इंडिया के बीच में आती है दैट इज मैकमोहन लाइन, याद रखना। और सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन कौन सी कंट्री के साथ है हमारी? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, 4096 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, याद रखना 4096 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। और सबसे छोटी है अफगानिस्तान, कितनी? 106 106। और ये यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर शेयर करते हैं। और कौन सी बाउंड्री लाइन जो है उसका नाम क्या है? ड्यूरेंट। हाँ, और कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1893, ये भी याद रखना। देन उसके बाद है इल सेल्वाडोर, इनकी कैपिटल है सैन सेल्वाडोर। ये रिसेंटली न्यूज में है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बिल पास किया जिसमें ये अलाउ कर रहे हैं इंडेफिनेट प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार भी रिलेक्ट हो सकता है। प्लस साथ में इन्होंने प्रेसिडेंशियल की जो टर्म है ना उसको भी 6 साल के लिए कर दिया। जो एल सेल्वाडोर है ये एक सेंट्रल अमेरिकन नेशन है, ठीक है, जो कि बॉर्डर शेयर कर रही है हॉन्डुरस के साथ नॉर्थ ईस्ट में, ये आपको याद रखना, और पैसिफिक ओशन इसके साउथ में है। ये ओनली सेंट्रल अमेरिकन नेशन है, ठीक है, ओनली सेंट्रल अमेरिकन नेशन जिसके पास जो ना कैरिबियन सी में कोस्ट नहीं है, इसके पास कैरिबियन सी में कोस्ट नहीं है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर आती है दैट इज लेम्पा रिवर। लेम्पा रिवर, आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कौन सी अभी ऐसी कंट्री है जिसने अभी ये रिसेंटली जो है वो बिल पास किया जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन इंडेफिनेट टाइम हो सकता है, प्लस उन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म को भी एक्सटेंड किया 6 साल। देखो यूएस में 4 साल होता है, भारत में कितने साल होता है प्रेसिडेंट की टर्म टेन्योर? सर अनडेफिनेट है। 5 साल होता है, एक बार में हाँ 5 हाँ, साल 5 बनेगा, इयर्स के लिए होता है इलेक्शन उसका। ठीक है। टेन्योर 5 साल का रहता है, और कितनी भी बार बन सकता है, यूएस में 2 बार बन सकता है, लेकिन एक बार की टर्म कितनी रहती है? 4 साल रहती है। और इन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म 6 साल कह दी, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई पर्सन राज्यसभा के लिए इस बार इलेक्ट होता है तो उसका टेन्योर कितना रहेगा? 6 ईयर्स। 6 years. 6 और इयर्स। और लोकसभा के लिए 5. 5 ईयर्स, ठीक 5 है। इयर्स। हाँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये जो है वो सीएपीएफ का आर्म है, यानी कि सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्सेज है उसमें से एक सीआईएसएफ भी, सीआईएसएफ भी आती है। और इसका ये जो किसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब जो हमारे लाइक एटॉमिक सेंटर हो गए या फिर आपका जो एयरपोर्ट्स हो गए, वहाँ पर जो फोर्स होते हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1969 में। सीआईएसएफ एक्ट आया था 1968 का, जिसके अंदर जो है वो इसको बना रखा है। पहला पॉइंट ये हो गया। 1969 में याद रखना आईएसआरओ भी एस्टेब्लिश्ड हुआ है। और डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश हुआ था? मैंने आपको बताया था डीआरडीओ 1958 में। इससे 11 साल पीछे चले जाओ और नासा भी जो है वो 1958 में बना था। तो याद रखना डीआरडीओ से जो आईएसआरओ है वो 11 साल जो है वो छोटा है। फिर उसके बाद है पिलभिट टाइगर रिजर्व। पिलभिट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो याद रखना इट इज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है ये, कहाँ पर? अपर गंगटेक जो बेसिन है वहां पर। प्लस साथ में याद रखना है कि ये भारत और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें लाइक ये नेपाल हो गया, तो यहाँ वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर जो है वो इस तरह से ये जो है वो पिलभिट टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। टाइगर रिजर्व जो है ना, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट, हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया था, जिसके बाद जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में बनने शुरू हुए। और अभी अगर हम बात करें 59 टाइगर रिजर्व है, और 59th आई थिंक शायद माधव नेशनल पार्क है जिसको अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया। जो ये टाइगर रिजर्व है ना, पिलभिट टाइगर रिजर्व, यहाँ से एक रिवर है गोमती जो ओरिजिनेट करती है, और गोमती जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि शारदा, ठीक है, शारदा सागर डैम भी जो है वो कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व में है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है। प्लस साथ में यहाँ पर फिर आपको जो है वो वेजिटेशन अगर हम देखें तो ड्राई टीक फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और वेजिटेशन में देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, सीजनल स्वैम्प, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट।
अब मैं आपको इसको ना लर्न कराने में लर्न करने का तरीका बताता हूँ। देखो कैसे हम इसको याद करेंगे। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रॉपिक के पास, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड उसका मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब क्या होगा कि इस रीजन में बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है। डेसिडियस का मतलब क्या हो गया कि सर्दियों में जो यहाँ पर पेड़ है वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। और फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा, जंगल। इस तरह से। अब दूसरी देखो, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कंडीशन है, ड्राई है मतलब सूखा है, मतलब वहां पे जो है वो ज़्यादा बारिश नहीं होती है। डेसिडियस मतलब यहाँ पर जो है वो सूखा, जो सूखा पड़ेगा तो पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। देन उसके बाद सीजनल स्वैम्प का मतलब हो गया, स्वैम्प होते हैं एक तरह से। सीजनल मतलब एक बारिश जहाँ पर हो रही है तो वहाँ पे स्वैम्प एरिया मतलब पानी ज़्यादा भर जाता है। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, यहाँ पर आपको जो बारिश लगातार देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं जो कि 12 महीने जो है वो हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूँ साथ में, अब इसको नोट डाउन करना। एक है प्रोजेक्ट हंगुल, HUNGL, हंगुल। इसको हमने लॉन्च किया था 1970 में, प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने लॉन्च किया है 1992 में, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हमने लॉन्च किया है 1975 में। तो ये सारे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन सकता है और इनको याद करना जरूरी रहेगा। प्रोजेक्ट चीता अगर हम बात करें, स्लोली। हाँ प्रोजेक्ट चीता जो है वो 2022। देखो प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट चीता 2022, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है, एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है, और प्रोजेक्ट आपका जो है वो एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसको भी लिखो। 1975 पे कौन बताया आपने, क्रोकोडाइल, कौन सा? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है वो 2021 का है, एक और है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो है 2009 का। नोट कर लिए सारे। सर अम, चीता सर चीता 2022, भी 2022। ठीक है सर। सितंबर 2022 में चीता को लॉन्च किया था। और एक और आता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर 2023। ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर, ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट टाइम अब सारे याद होने चाहिए। प्लस आपको क्या करना है कि इनको ना नोट करके फिर क्लास ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि सबकी हेल्प हो जाए और याद भी रह जाए हमें। तो प्रोजेक्ट हंगुल सबसे पहले आया था 1970, फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, फिर आता है 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर उसके बाद आता है स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। फिर उसके बाद आता है, अगर हम बात करें डॉल्फिन, तो वो आता है आपका 2021, 2022 में आता है चीता, और 2023 में अगर हम बात करें 2023 में कौन सा है बताओ? नीलगिरी ताहिर। नीलगिरी ताहिर। ठीक है, ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्कीम्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स। तो यहाँ पर आता है स्माइल इनिशिएटिव, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पर एक तो ट्रांसजेंडर पर्सन को इंक्लूड किया है, प्लस साथ में यहाँ पर सैनिटेशन जो वर्कर्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है। और नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये भी शुरू किया था, जेंडर इंक्लूजन फंड और गरिमा गृह, PM दक्ष। तो ये सभी के सभी इनिशिएटिव जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भारत सरकार ने शुरू किए। देन उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा अभी होस्ट करेगा 4th आदि कर्मयोगी रीजनल लैब टू एम्पावर ट्राइबल एंड स्ट्रेंथन ग्रास रूट गवर्नेंस। और कहाँ पर करेगा? भुवनेश्वर में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में इसको होस्ट करेगा। गूगल इन्वेस्ट करेगा कितना? ₹51,000 करोड़ इन एशियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में जो है वो ये बनेगा और गूगल इसमें इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पर एक याद रखना कि इसमें 1 गीगावाट तक का जो है वो डाटा जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी होगी।
आरबीआई ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है मर्जर ऑफ न्यू बैंक्स, तो इसमें कौन आता है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और साथ में कौन है, सारावंत बैंक, इन दोनों का मर्जर अभी आरबीआई ने अप्रूव किया और ये मर्जर जो है वो 4 अगस्त 2025 से जो है वो काम करना इसने शुरू कर दिया। जीएसटी कलेक्शन अगर हम बात करें तो 7.5% जो है वो देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, और अगस्त महीने में, और जुलाई महीने में कितनी थी, 1.96%, 1.96 लाख करोड़ थी, और अभी कितनी है, 7.5% इंक्रीज हुआ उसमें देखा गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना जीएसटी होता क्या है। जीएसटी ना एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट है। पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, तो अभी सारे के सारे एक ही में इंक्लूड कर देंगे, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी इटसेल्फ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कब 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 इंट्रोड्यूस होता है जीएसटी, 101st अमेंडमेंट है 2000, सर ये हुआ था 2017 में 1 जुलाई को। 2017 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था जीएसटी, और एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट अगर हम बात करते हैं, अपॉइंटमेंट को लेकर दोनों ही, मतलब इनको लेकर अभी क्वेश्चंस बनेंगे तो इनको ध्यान से सुनना। वाइस एडमिरल संजय वत्सेन, इनको अभी अपॉइंट किया है 47th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वाइस चीफ बने हैं ये 47th। देन उसके बाद नेक्स्ट है श्री राज कुमार अरोड़ा, इनको अभी जो है वो अपॉइंट किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है। ये 1990 बैच के ऑफिसर हैं, इनको अभी अपॉइंट किया है। माल्टा जो है वो होस्ट करेगा 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2027, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। कौन होस्ट करेगा, माल्टा जो है वो होस्ट करेगा। और यहाँ पर फिर 74 कॉमनवेल्थ नेशंस और जो टेरिटरीज है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, और एक्सपेक्टेड है कितना यूथ रहेगा यहाँ पर, 1150, यानी कि 1150। और एज अगर हम बात करें तो 14 से लेकर 18 साल के बीच के बच्चे यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, who has recently assumed the charge of the 47th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। अभी हमने इसको डिस्कस किया, बी वाइस एडमिरल संजय वत्सन। ऑप्शन बी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently assumed the charge of the कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। राजकुमार अरोड़ा, ठीक है, ऑप्शन बी। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, 4th आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लैब वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। भुवनेश्वर, उड़ीसा। और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी भी कहते हैं भारत की। और जो उड़ीसा है ना, उसको उड़ीसा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग अभी कहा है कि भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वो कितनी ग्रो करेगी, 6.1%, 6.2%, 6.3%। फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो 6.3% जो है वो ग्रो करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2027। माल्टा। अभी हमने डिस्कस किया माल्टा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू मिनरल माइनिंग रूल्स टू इम्प्लीमेंट द इंटरस्टेट ट्रांजिट पास फ्रेमवर्क। ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो है इसका आंसर रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेगोशिएशंस हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, ऑप्शंस है यूरोपियन यूनियन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूरोपियन यूनियन। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यूपीएससी 2014 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट। अब इसको कैसे याद करना है बताए, 5 × 2 = 10, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या था? 2 नंबर में पैसा आता है, हाँ, सैलरीज, सैलरी, ठीक है। और फिफ्थ शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, कितने मेंबर थे इसमें? T20। 20। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22, ओरिजिनली कितनी थी? 14। 14।
14 14। ठीक है, उसके बाद जो है वो 8 जो है वो न्यू ऐड की गई थी। ठीक है, देन मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको लिख कर जो है वो भेज सकते हैं 250 वर्ड, 150 और 150 वर्ड्स में। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।